राधे राधे। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने हिंदी साहित्य का काल विभाजन देखा था और आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का नामकरण। LT ग्रेड KVS EMRS मेंस एग्ज़ाम के लिए ये क्लास है और ये हमारी आज की दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को लेके विद्वानों में अधिक मतभेद नहीं है। केवल हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर मतभेद है। उसमें भी मुख्यतः दो वर्ग हैं। एक वर्ग हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानता है और दूसरा वर्ग 10वीं शताब्दी से। मतलब बताया गया है कि काल विभाजन को लेकर अधिक मतभेद नहीं है। मतभेद है तो हिंदी साहित्य के आरंभ को लेकर कि आरंभ कब हुआ इसका। तो कुछ लोग बताते हैं कि 7वीं शताब्दी से हुआ और कुछ कहते हैं कि 10वीं शताब्दी से हुआ। पर वास्तव में 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के कालखंड को हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तो यह मतभेद भी समाप्त हो जाता है। पर आप यदि हिंदी साहित्य का जो वास्तविक आरंभ है उसे 7वीं सदी से 10वीं सदी के कालखंड को मान लेते हैं तो ये विवाद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। क्योंकि इस कालखंड की रचनाएं अपभ्रंश में हैं और अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा एवं साहित्य की मूल चेतना को जानने के लिए इस कालखंड की भाषा के स्वरूप एवं साहित्य धारा को समझना अति आवश्यक है। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण को लेके विद्वानों में मतभेद है कि हिंदी साहित्य के किस काल को क्या नाम रखा जाए। इसमें क्या है, मतभेद है। मुख्यतः 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के आरंभिक कालखंड को आदि काल और 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड को रीति काल, इसी के नामकरण को लेकर ही अधिक मतभेद है। मतलब हिंदी साहित्य के विद्वानों में जो नामकरण किए हैं तो ज़्यादा विवाद आदिकाल और रीतिकाल को लेके है। भक्ति काल को लेके कम विवाद है, लेकिन आदिकाल और रीतिकाल को लेके अधिक विवाद है। अब आइए देख लीजिए 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड का विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। जैसे आदिकाल को चारण काल नाम ग्रियर्सन दिए हैं, प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधु दिए हैं, वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल दिए हैं, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन दिए हैं, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी दिए हैं, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र दिए हैं, आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी दिए हैं और संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा दिए हैं। तो ये 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के कालखंड का जो नामकरण है इस प्रकार है। अब ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया, इसे देख लेते हैं। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल का नामकरण चारण काल किया है, किंतु इस नामकरण का कोई ठोस प्रमाण वे प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। उन्होंने 700 ईस्वी से माना है, जबकि 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं होती, अतः ये नामकरण उपयुक्त नहीं है। मतलब चारण काल की शुरुआत माने हैं ग्रियर्सन 700 ईस्वी से, नाम दिए हैं चारण काल ये शुरुआती दौर को, लेकिन बताया गया है कि 1000 ईस्वी तक चारण कवियों द्वारा लिखित कोई रचना उपलब्ध नहीं होती है। फिर ये नामकरण किस बेस पे दे दिए हैं, चारण काल, तो इसीलिए इनका ये नामकरण उपयुक्त नहीं है। अब है प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं का, तो देखिए इनका कैसे नहीं उपयुक्त है।
प्रारंभिक काल नाम मिश्र बंधुओं ने दिया और 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के काल को प्रारंभिक काल नाम से अभिहित किया। ये जो नाम इन्होंने दिया ये किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है, यह एक सामान्य संज्ञा है जो हिंदी भाषा के प्रारंभ को बताती है। अतः इनका भी जो नाम दिया गया है वो तर्क संगत नहीं है। इनका नाम प्रारंभिक काल बस ये बताता है हिंदी साहित्य का शुरुआत, कि हिंदी का प्रारंभ हुआ, लेकिन ये कोई साहित्यिक प्रवृत्ति का द्योतक नहीं है, इसीलिए ये भी तर्क संगत नहीं है। अब आता है शुक्ल जी का वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1050 से लेके 1375 विक्रमी तक की काल अवधि को वीरगाथा काल नाम दिया है। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कहा है कि आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150-200 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयाँ आरंभ होती हैं तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप में बढ़ती हुई पाते हैं। राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार रीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का भी वर्णन किया करते थे। यह प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण करने के लिए जिन 12 ग्रंथों का आधार बनाया वे 12 ग्रंथ कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। जिन 12 रचनाओं को शुक्ल जी ने नामकरण का आधार माना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन रचनाओं को अप्रामाणिक सिद्ध करते हुए वीरगाथा काल नामकरण को निरर्थक सिद्ध कर दिया है। जैसे बिशलदेव रासो और खुमान रासो नए शोध परिणामों के आधार पर 16वीं शताब्दी में रचित माने गए हैं, और हमीर रासो, जयचंद प्रकाश और जयमयंक चंद्रिका ये तो नोटिस मात्र हैं। इसी प्रकार प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रामाणिक मान लिया गया है। परमाल रासो या आलखंड के मूल का आज कहीं पता नहीं लगता, और खुसरो की पहेलियाँ तथा विद्यापति की पदावली भी वीर गाथात्मक नहीं है। इसके अतिरिक्त इस काल में केवल वीर काव्य ही नहीं लिखे गए, अपितु धार्मिक, श्रृंगारिक और लौकिक साहित्य की भी रचना हुई है। तो इसीलिए इनका जो नामकरण है वीरगाथा काल वो भी सर्वमान्य रूप से प्रचलित या सही नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्ति को इन्होंने ध्यान में रखते हुए नाम दिया है, सबूत भी दिया है, लेकिन फिर भी कुछ त्रुटियां हैं जिसके कारण ये नामकरण सर्वमान्य नहीं होता है। अब आता है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने इस काल का नामकरण सिद्ध सामंत काल नाम से किया है। इनके मतानुसार इस कालखंड के समाज जीवन पर सिद्धों का और राजनीति पर सामंतों का एकाधिकार था। इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में सामंतों का यशोगान ही प्रमुख रूप से किया है। इस युग की
अंतर बाह्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करने पे पता चलता है कि वहाँ सिद्धों और सामंतों का ही वर्चस्व था। इस नामकरण से तत्कालीन सामंती वातावरण का तो पता चलता है, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता। मतलब इनके नामकरण से सामंती वातावरण का तो पता चलता है, लेकिन किसी भी साहित्य प्रवृत्ति का उद्घाटन नहीं हो पाता। और इस नामकरण से नाथपंथी और दृढ़ योगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्तियों का समावेश नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये नामकरण भी गलत ठहरता है। अब आता है बीज वपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल का नामकरण बीज वपन काल किया है, परंतु यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। भाषा की दृष्टि से ये काल भले ही बीज वपन का काल हो, परंतु साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से ऐसी स्थिति नहीं थी। इस नाम से यह आभास होता है कि उस समय साहित्यिक प्रवृत्तियां शैशव में थी, जबकि ऐसा नहीं है। साहित्य उस युग में भी प्रौढ़ता को प्राप्त या अंतः यह नाम उचित नहीं है। अब है वीरकाल। वीरकाल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया। इस काल का नाम वीरकाल। यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीर गाथा काल का रूपांतर मात्र है, किसी नवीन तथ्य को प्रस्तुत करने वाला नहीं है। अतः ये नामकरण भी समीचीन नहीं ठहरता। अब आता है संधि एवं चारण काल। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 खंडों में विभाजित कर संधि काल एवं चारण काल नाम दिया है। संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है। इस नामकरण में भी यह त्रुटि है कि इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्तियों को आधार नहीं बनाया गया है। किसी जाति विशेष के नाम पे साहित्य में उस काल का नामकरण उचित नहीं है, अतः ये नामकरण भी ठीक नहीं है। तो संधि काल एवं चारण काल ये नामकरण भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे भी किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया है नामकरण में। बस संधि काल भाषा की ओर संकेत करता है और चारण काल से एक वर्ग विशेष का बोध होता है, तो इसीलिए इसको त्रुटिपूर्वक मान के सर्वमान्य नहीं माना गया। अब आता है आदिकाल। हमने देख लिया आदिकाल का जो नाम प्रस्ताव किया गया था विद्वानों के अनुसार कि ये होगा, लेकिन उनमें क्या क्या गलतियाँ थी और वो क्यों नहीं रखा गया। तो अब आता है आदिकाल। अब हम देखेंगे आदिकाल। आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल के साहित्य को अधिकांशतः संदिग्ध और अप्रामाणिक मानते हुए भी उसमें 2 विशेषताओं को रेखांकित किया। बोला कि आदिकाल में अधिकांश काव्य संदिग्ध हैं और अप्रामाणिक हैं, फिर भी उसमें 2 विशेषताओं को रेखांकित किया, नवीन ताजगी और अपूर्व तेजस्विता। इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम उन्होंने आदिकाल रखा और अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावपन परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सचेत कवियों का काल है। इस प्रकार वास्तव में आदिकाल प्रारंभ का न होके परंपरा के विकास का सूचक है।
इस नाम से 7वीं-8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्धों, नाथपंथियों के साथ वीर गाथा काव्यों और अब्दुल रहमान, विद्यापति तथा खुसरो आदि को एक सूत्र में समेटा जा सकता है और फुटकर कवियों के नाम गिनाने से बचा जा सकता है। आदिकाल नाम में हिंदी काव्य रूपों एवं भाषा के अंकुरित होने का भाव भी आ जाता है, अतः यही नामकरण उपयुक्त ठहरता है और अधिकांश विद्वानों द्वारा भी आदिकाल नाम ही सर्वमान्य माना गया है। तो ये तो रहा आपका आदिकाल का नामकरण। अब आएगा नामकरण पे, तो अब आदिकाल में तो एकदम आप अच्छे से समझ गए, लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहा। अब है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण। फिर 17वीं से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण है, भक्ति काल का है, फिर रीति काल का है। तो आइए इसे भी हम देख लेते हैं। 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक के कालखंड का नामकरण मतलब भक्ति काल का। आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1375 से लेकर 1700 तक के कालखंड को पूर्व मध्यकाल की संज्ञा से अभिहित किया है। नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल से अभिहित नहीं किया है, हजारी जी ने किया है। यहाँ ये मिस्टेक किया है, तो ये ध्यान रखेंगे कि आचार्य शुक्ल ने 1375 से 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल संज्ञा से अभिहित किया है। यहाँ पे ये होना चाहिए। इस युग में साहित्य में भक्ति की मुख्य प्रवृत्ति को देखते हुए इस काल का नामकरण भक्ति काल किया है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इसे परिवर्ती सभी विद्वानों ने मतलब बाद के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है और आज भी भक्ति काल नामकरण सर्वमान्य है। तो भक्ति काल के नामकरण में ज़्यादा मतभेद नहीं रहा। हजारी पूर्व मध्यकाल मानते हैं, लेकिन शुक्ल जी बताते हैं भक्ति काल की, भक्ति की प्रधानता है तो इसे भक्ति काल नाम देना चाहिए। तो भक्ति काल नाम सर्वमान्य रूप से हो गया। अब आता है 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के कालखंड रीति काल के नामकरण के विषय में जो विद्वानों में मतभेद है उसे हम देखेंगे। आचार्य शुक्ल जी ने संवत 1700 के लेके 1900 तक के समय को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है और इस युग के साहित्य में रीति लक्षण ग्रंथों के लेखन की परंपरा को देखते हुए इसे रीति काल कहना तर्कसंगत माना है। इस काल के नामकरण को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। शुक्ल जी तो रीति मतलब लक्षण ग्रंथों के लेखन की परंपरा को देखते हुए रीति काल नाम दे देते हैं और तर्कसंगत भी है उनका नाम, लेकिन फिर भी विद्वानों में मतभेद था। मिश्र बंधु कहते हैं कि इसका नाम अलंकृत काल रहेगा, शुक्ल जी रीति काल, रमाशंकर शुक्ल रसाल कला काल और श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं। तो अब अलंकृत काल के बारे में देख लेते हैं कि क्यों ये तर्कसंगत नहीं है। अलंकृत काल, मिश्र बंधुओं ने इस युग का नामकरण अलंकृत काल करते हुए कहा है कि रीतिकालीन कवियों ने जितने आग्रह के साथ रचना शैली को अलंकृत करने का प्रयास किया है उतना अन्य किसी भी काल के कवियों ने नहीं। इस प्रवृत्ति के कारण यह अलंकृत काल है। इस काल को अलंकृत काल कहने का दूसरा कारण यह है कि इस काल के कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथों के लेखन में विशेष रुचि प्रदर्शित की है। महाराजा जसवंत सिंह का भाषा भूषण, मतीराम का ललित ललाम और केशव की कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा सुरती मिश्र के अलंकार माला आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। परंतु इस काल को अलंकृत काल नाम देना उचित नहीं है, क्योंकि अलंकरण की प्रवृत्ति इस काल की विशेष प्रवृत्ति नहीं है। यह प्रवृत्ति तो हिंदी के आदिकाल से लेके आज तक चली आ रही है। तो फिर हम किस बेस पे केवल रीति काल को अलंकृत काल कहेंगे? और दूसरे, ये नामकरण कविता के केवल बहिरंग पक्ष का सूचक है। इससे कविता के
अंतरंग पक्ष भाव एवं रस की अवहेलना होती है तथा बिहारी और मोतीराम जैसे रससिद्ध कवियों जिनकी कविता में भाव की प्रधानता है, उनकी कविता के साथ न्याय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त अलंकृत काल नाम को स्वीकार कर लेने से इस काल की विशेष प्रवृत्ति श्रृंगार और शास्त्रीयता की पूर्ण उपेक्षा हो जाती है। तो इसीलिए अलंकृत काल नाम उपयुक्त नहीं है। अब देखेंगे कि रसाल ने कलाकाल नाम दिया, ये क्यों नहीं उपयुक्त है। रीतिकाल को कलाकाल नाम रसाल देते हैं। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इस काल को कलाकाल नाम दिया है। उनका कहना है कि मुगल सम्राट शाहजहां का संपूर्ण शासनकाल कला विशिष्ट था। इस युग में एक और स्थापत्य कला का चरम बिंदु ताजमहल के रूप में काल के गाल का अश्रु बन के प्रकट हुआ, तो दूसरी ओर हिंदी कविता भी कलात्मकता से संयुक्त हुई। इस काल के कवियों ने विषय की अपेक्षा शैली की ओर अधिक ध्यान दिया। उनकी कविता में चित्रकला का भी योग हुए बिना न रह सका, अतः ये कलाकाल है। कलाकाल नाम से भी वस्तुतः कविता के बाह्य पक्ष की विशेषता का ही बोध होता है। कविता की आंतरिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है और साथ ही इस युग की व्यापक श्रृंगारिक चेतना की अवमानना हो जाती है। तो इसीलिए कलाकाल नाम भी उपयुक्त नहीं है। अब आता है श्रृंगार काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो नाम दिया है श्रृंगार काल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उपयुक्त समझा है। उनके द्वारा दिया गया ये नामकरण इस काल में प्रयुक्त श्रृंगार रस की प्रधानता को लक्ष्य कर दिया गया है, परंतु यह भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के अतिरिक्त वीर रस की कविता भी लिखी है। साथ ही भक्तिपरक नीतिपरक रचनाएं भी इस युग में लिखी गई हैं। रीतिकालीन कवियों का मूल स्वर श्रृंगार कभी नहीं रहा। उनका उद्देश्य तो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न कर अर्थोपार्जन करना था। आश्रयदाता विलासी वृत्ति के थे। श्रृंगार में उनकी रुचि को देखते हुए इन्होंने श्रृंगार परक कविताएं लिखी। यद्यपि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता है, परंतु वह स्वतंत्र न होके सर्वत्र रीति पर आश्रित है। अतः ये नामकरण भी उचित नहीं है, क्योंकि श्रृंगार रस का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं है, वो भी रीति पे आश्रित ही है। और वो अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न करने के लिए लिखते थे श्रृंगार रस में, क्योंकि आश्रयदाता सब भोगविलासी थे। तो इसीलिए श्रृंगार काल नाम सही नहीं है। अब आता है रीतिकाल। तो रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग का नामकरण रीतिकाल किया है। उनका मत है कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक, सहृदय और निपुण कवि थे। उनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों का शास्त्रीय पद्धति पे निरूपण करना। अतः उनके द्वारा बड़ा भारी कार्य यह हुआ कि रसों, विशेषतः श्रृंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और हृदयग्राही उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिणाम में प्राप्त हुए। शुक्ल जी के इस नामकरण का आधार इस काल में रीति ग्रंथों और रीति ग्रंथकारों की सुदीर्घ परंपरा है। इस नाम को सभी विद्वानों ने लगभग एक मत से स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों ने भी शुक्ल जी द्वारा दिए गए इस नाम को स्वीकार किया है। और डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इस युग के रीतिकाल नाम की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि कलाकाल कहने से कवियों की रसिकता की उपेक्षा होती है, श्रृंगार काल कहने से वीर रस और राज प्रशंसा की,
किंतु रीतिकाल कहने से प्रायः कोई भी महत्वपूर्ण वस्तुगत विशेषता उपेक्षित नहीं होती और प्रमुख प्रवृत्ति सामने आ जाती है। यह युग रीति पद्धति का युग था। यह धारणा वास्तविक रूप से सही है। इस प्रकार रीतिकाल नामकरण अधिक तर्क संगत एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है, तो इसीलिए रीतिकाल नाम सर्वमान्य किया गया। अब है 11वीं शताब्दी से अब तक के कालखंड का नामकरण, मतलब आधुनिक काल का, तो इसे देख लेते हैं। और इसे देखने से पहले आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं कि ये जो क्लास है आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास डेमो के रूप में यूट्यूब पर भी है, ऐप पर भी है। कल से जो क्लासें आएंगी वो डेमो के रूप में नहीं रहेंगी। कल से क्लासें केवल लक्ष्य बैच में आएंगी। कल से हम आदिकाल में आ जाएंगे। हम इतिहास का नामकरण देख लिए और हम यहाँ केवल थ्योरी पढ़ेंगे। हम केवल साहित्य को यहाँ समझेंगे। यहाँ कुछ रटने वाला चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको बस धीरे धीरे समझते चलना है। वीडियो को सुनते हुए स्पीड में नहीं सुनना है। इससे आपकी सोचने की, समझने की क्षमता विकसित होगी और जब प्रश्न आपके सामने आएगा तो आप बना के अपने से लिख पाएंगे, क्योंकि आप समझे रहेंगे, सुने रहेंगे, तो आपको घबराहट नहीं होगी। आप हर युग के बारे में अच्छे से परिचित हो जाएंगे। तो इस क्लास में केवल हम समझने का काम करेंगे। एकदम बिंदास होकर समझना है और नोट करने के भी चक्कर में इसे नहीं पढ़ना है। फिलहाल बस आराम से सुनिए और प्रश्न हम आपको देंगे वो नोट करना है। 13 प्रश्न हो गया है ना, 14 प्रश्न आज मिल जाएगा। लक्ष्य बैच में 14 नंबर का आज प्रश्न शाम तक, 14वां प्रश्न जो होगा मेंस के लिए उसका आंसर राइटिंग में दे दूंगी, आज मिल जाएगा। और ये इसके आगे की भी क्लास मिल जाएगी। तो ये अभी तो यूट्यूब पे आज था, कल से नहीं रहेगा। आप सभी जो भी मित्र साथी मेंस का एग्ज़ाम देना है, आप बिल्कुल बिना किसी संकोच के जुड़ जाइए। प्ले स्टोर से हिंदी टीचर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ लक्ष्य बैच ज्वाइन करिए। अभी शुरुआती 50 छात्रों के लिए डिस्काउंट चल रहा है। फ़ीस 999 है, लेकिन शुरुआत में यदि आप जुड़ते हैं तो आपके लिए 799 है। तो सभी लोग ज़रूर जुड़िए। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, जो हमसे किसी न किसी बैच में पहले से जुड़े हुए थे, उनके लिए बस नाम मात्र की फ़ीस है 299। तो आप लोग 299 इसी नंबर पे पेमेंट करके और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि हो गया, तो आप लोग ऐड हो जाएंगे। तो सभी लोग जुड़ जाइए। आराम से हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिदिन आपको 2-3 क्लासें मिलेंगी और PDF भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप सेल्फ से भी कुछ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकें। फिर संडे को टेस्ट भी होगा, तो ये सब चीज़ें ऐप पर होंगी और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। अभी मैं व्याकरण का भी एक वीडियो बनाऊंगी, एक साहित्य का, एक व्याकरण का। व्याकरण बहुत आसान है, उससे डरना नहीं है। 2 वीडियो मिलेगा, एक साहित्य का, एक व्याकरण का और एक प्रश्न चलेगा। 13 प्रश्न हो गए हैं, 14वां प्रश्न मिलेगा, तो 14, 15, 16 ऐसे प्रश्न चलते रहेगा वो। तो आप लोग जुड़िए और कोई भी समस्या आती है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। TGT PGT के लिए आपको देना है तो आगाज बैच से जुड़िए और मेंस एग्ज़ाम देना है KBS का, NBS, CMRS या LT ग्रेड का, तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन करिए मेंस एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे केवल समझना है, जहाँ हम समझेंगे, जहाँ हम लिखना सीखेंगे, जहाँ हम अपनी सोचने की क्षमता विकसित करेंगे। तो नंबर नोट कर लेंगे। और अभी फ़ीस 799 है। जल्द ही कल तक 50 लोग मुझे लग रहा है पूरे हो जाएंगे, तो आप लोग जुड़ जाइए, देर मत करिए। कल के बाद यदि आप जुड़ते हैं तो आपके लिए 999 ही फ़ीस रहेगी, क्योंकि यही कोर्स की फ़ीस है। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जुड़ना है। अब हम आते हैं, नंबर नोट कर लेंगे 94 52 86 93 35। अब हम देखेंगे 11वीं, ये तो हमने देख लिया था ना, नहीं ये देखना था। 11वीं शताब्दी से अब तक के कालखंड का नामकरण हमें देखना है। संवत 1100 से आरंभ हुए आधुनिक काल को शुक्ल जी ने गद्य के पूर्ण विकास एवं प्रधानता को देखते हुए गद्य काल नाम दिया है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रेस के उद्भव को ही आधुनिकता का वाहन मानते हैं। श्याम सुंदर दास इसे नवीन विकास का युग कहते हैं। गद्य का विकास इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यद्यपि इस काल में कविता के क्षेत्र में भी विविध नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है,
किंतु जैसा विकास गद्य के विभिन्न अंगों का हुआ है वैसा कविता का नहीं हो सका है। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल जी ने 3 चरणों में विभक्त किया है और इन्हें प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान तथा तृतीय उत्थान कहा है। अधिकांश आधुनिक विद्वान इन्हें भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, द्विवेदी युग अथवा जागरण सुधार काल, छायावादी युग तथा छायावादोत्तर युग में प्रगति प्रयोग काल, नवलेखन काल मानते हैं। द्विवेदी युग तक तो आधुनिक युग की धारा सीधी रही, किंतु छायावाद के जन्म के साथ ही उसमें नाना वादों और प्रवृत्तियों की बाढ़ सी आ गई। आधुनिक काल की प्रगति इतनी विशाल और बहुमुखी है कि उसे किसी विशिष्ट वाद या प्रवृत्ति की संकुचित सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। इसी कारण आदि काल के समान इस काल को भी आधुनिक काल कहना ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। तो अब यहाँ पे दिया है बोध प्रश्न कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विस्तृत लेख लिखिए, या विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन किस प्रकार किया है ये बताइए। तो अब आपने देख लिया कि काल विभाजन में कितना विवाद रहा और क्या नामकरण, क्या काल विभाजन किया गया है। तो 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए 2 क्लास में। हम एक क्लास में एक टॉपिक निपटा दिया करेंगे। 2 टॉपिक हमारे ख़त्म हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से प्रश्न आने ही आने हैं। तो अब आप लोगों को कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, कुछ तो आप लिख ही लेंगे, पहले से थोड़ा बेहतर अब आप हुए होंगे। और विश्वास करिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मेंस एग्ज़ाम के लिए जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपको दिया जाएगा यहाँ। और बिल्कुल एग्ज़ाम को फोकस करते हुए कुछ भी फालतू नहीं पढ़ाया जाएगा, ना कम पढ़ाया जाएगा ना एक्स्ट्रा। बिल्कुल हमारा लक्ष्य एकदम एग्ज़ाम रहेगा कि एग्ज़ाम में जो मेंस आप में प्रश्न आए 20, 10, 15 जो भी आए, एलटी ग्रेड में 20 आएगा, एमआरएस में 15 और केवीएस में 10, वो हमसे बाहर ना जा पाए। हम जो पढ़ें वही आए, और जब पढ़ा हुआ आएगा तो फिर लिखने में हमें कठिनाई नहीं होगी। तो पूरा टारगेट रहेगा आप लोग एकदम निश्चिंत होकर जुड़िए और पढ़िए और देर मत करिए। अभी शुरू हुआ है बैच, जल्दी से जुड़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें इकट्ठा नहीं रहेंगी। देर करेंगे तो फिर क्लासें इकट्ठा हो जाएंगी तो थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसीलिए समय से जुड़िए और मन लगा के पढ़िए। चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कोई डाउट हो पूछ भी सकते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।